दोस्तों, ये है साल 2014 की एक साइंस फिक्शन मूवी। फिल्म का नाम है द सर्वाइवल। ये फिल्म लो बजट की है, इसलिए इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। कहानी में इंसान एक नए ग्रह को ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में निकल जाते हैं, जहां से वो आबाद हो सके, मगर एक बम हॉल से गुजरने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो आइए फिल्म की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं जो काफ़ी ऊंचाई से गिर रही थी। इस लड़की का नाम है कैट। अगले पल अचानक उसकी नींद लग जाती है। इस समय कैट एक अंतर्ज्ञान में थी। उसकी नरेशन से हम जान पाते हैं कि इंसानों ने पार्टिकल एक्सेलरेटर का उपयोग किया था, जिस वजह से वो वर्म हॉल का निर्माण हुआ था और धरती पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से सारा पानी धीरे धीरे सूखने लगा। सभी जानवर मारे गए और इंसानों का धरती पर रहना मुश्किल हो गया। हमेशा की तरह पृथ्वी को तबाह करने के बाद इंसानों के पास यही एक प्लान होता है कि वो अंतरिक्ष में जाकर कोई और जीने लायक ग्रह ढूंढें। और इस तबाही के बाद 7 विशाल अंतरिक्ष यान भेजे गए और इस बात को अब 40 साल गुजर चुके थे। आज कैट का जन्मदिन था और वो 21 साल की हो चुकी थी। उसने धरती के बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। कैट हर दिन अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग करती थी ताकि वो हमेशा आने वाले खतरों के लिए तैयार रहे, और यही एक चीज थी जो कैट को जीने की उम्मीद दे रही थी। यह एक सिमुलेशन था जिसमें बिल्कुल धरती जैसा ही माहौल होता है। यहाँ हम कैप्टन जैक को देखते हैं जो कि सबको ट्रेन कर रहे होते हैं। सिमुलेशन के बाद कैट अपने कैप्टन से पूछती है कि हम वर्म हॉल से कब गुजरने वाले हैं। अंतरिक्ष में एक ग्रह दूसरे ग्रह तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं, मगर एक वर्म हॉल ये चंद सेकंड में ही पार कर जाता है। लेकिन इसके लिए एक सही वर्म हॉल ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना ये काफी खतरनाक हो सकता है। कैप्टन उसे समझाता है कि हमें सब कुछ बहुत सोच समझ के करना होगा। सभी कैलकुलेशंस के बाद ही हम कोई फैसला ले सकेंगे। कुछ दिन बाद कैप्टन अपने क्रू को ये खबर देता है कि हाल ही में उन्हें ग्रह मिला है और वो एक स्काउट शिप वहां भेज रहे हैं जो वर्म हॉल से होकर गुजरेगा। कुछ लोग स्काउट शिप में जाने वाले थे जिन्हें कैप्टन ने चुना था। अगर उस ग्रह में सब सही हुआ तो वो लोग वहीं रहने का फैसला कर लेंगे। 40 साल के बाद उन्हें एक ऐसी उम्मीद मिल चुकी थी इसलिए वह लोग हर हाल में वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उनका स्काउट शिप एक टीम को लेकर उस वर्म हॉल के ओर निकल पड़ा। कैट कैप्टन से पूछती है कि धरती के बारे में उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद था, तो जैक बताता है कि वहाँ हवा साफ थी और वहाँ की खुशबू ही अलग थी। वो अपने बचपन के बारे में बताने लगा। ये बातें सुनकर सभी काफी इमोशनल हो गए और कुछ समय के बाद वो लोग वर्म हॉल में एंटर करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर अचानक से इनका शिप टूटने लगा। कुछ लोग समय रहते शिप से निकल जाते हैं, जिनमें कैट भी शामिल होती है। ये ग्रह के ऑर्बिट में थे। कैट तेजी से नीचे गिर रही होती है, जो कि बिल्कुल उसके पूरे सपने जैसा था। गिरने से पहले कैट अपना पैरासूट खोल लेती है और सीधा एक नदी में जाकर गिरती है। शुरू में उसे तैरने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसे इतना पानी कभी सिमुलेशन में नहीं देखा था, लेकिन फिर वो अपनी ट्रेनिंग को याद करके किनारे तक पहुंच गई। ये ग्रह हूबहू पृथ्वी जैसा ही था। जब कैट पानी में गिरी उसे किसी ने देखा। ये लोग भी इंसान ही थे जो इस ग्रह पर रहते थे, मगर ये इतने सिविलाइज नहीं थे कि पुराने जमाने की तरह ये कबीलों में रहा करते थे। इन्होंने देख लिया था कि पानी में कोई गिरा है। इन्हें डर था कि वो इन्हें मारने आए होंगे, इसलिए सब फैसला करते हैं कि वो उसे पहले ही मार देंगे। हाँ, इनका एक साथी इस फैसले के खिलाफ था, मगर कबीले का सरदार उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो खुद मारा जाएगा। वह कैट अपनी कलाई में लगे डिवाइस से अपने शरीर को स्कैन करती है ताकि पता चल सके उसे कोई चोट तो नहीं आई, मगर सब कुछ ठीक था। डिवाइस से पता चल जाता है कि कैट बाकी साथी भी पानी में ही गिरे हैं और उन्हें तैरना नहीं आता, वो डूब रहे हैं। अब इससे पहले कि कैट की मदद के लिए जाती, आसमान से शिप का मलबा मेटेराइट की शक्ल में नीचे गिरने लगा, जिससे बचकर पानी में कैट कूद गई और अपने कुछ साथियों के साथ पानी से बाहर निकालने में उन्हें सफल रही। एक लड़की बहुत घायल थी जिसकी मौत हो गई थी। ये पेस्टन की बहन थी जो इस मिशन पर इनके साथ आया था। ये देखकर सभी बहुत दुखी थे। कैट कैप्टन के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने उनके बारे में जानकारी नहीं दी थी। तभी वहां आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि कैट को समझ पाती, उसे मारकर बेहोश किया जाता है। लड़ाई के बीच उन आदिवासियों पर अजीब से क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। उनमें से एक क्रिएचर्स कैट को अपने साथ ले गया। जब कैट होश आया तो वह एक गुफा में थी। उसे थोड़ी बहुत चोट भी आई थी, पर वहां पर एक ग्लव होता जो वो पहन लेती। असल में वो क्रिएचर्स भी गुफाओं में ही रहते थे। ये इंसानों और एलियंस का हाइब्रिड थे। दिखने में ये काफी भयानक और इंसानों से कई गुना शक्तिशाली भी थे। जो क्रिएचर कैट को इस गुफा में लाया था उसने कैट को मारा नहीं था, वो अब भी वहां था।
कैट एक शेल चलाकर उसे डराने की कोशिश करती है और फिर उस स्कूबा से निकल जाती है। इसके बाद वो अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो हिम्मत नहीं हारती, एक ऊंची जगह जाकर वहाँ आखिरकार वो अपनी टीम से संपर्क साध ही लेती है। उसका संपर्क कैप्टन से हो गया था, जो अभी भी जिंदा थे, इकाई में पड़े थे मगर घायल थे। उनका एक पैर टूट चुका था, इसलिए कैट को उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। मैप के हिसाब से कैप्टन 7 किलोमीटर की दूरी पर थे। पैदल वहां पहुंचने में 2 से 3 दिन लगने वाले थे। वैसे भी इनका मैनशिप अभी भी अंतरिक्ष में था। इन्हें एक सिग्नल भेजना होगा, तभी वो इनकी मदद के लिए आ सकते हैं, वरना तो इन्हें कभी भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ये डिवाइस उनके स्काउट शिप पर भी थी। कैट का वो भी बाकी हिस्सा उसे ढूंढना था। वो अपनी मंजिल की ओर रवाना हुई और रास्ते में उसे खाने के लिए कुछ बेरीज मिली और कुछ था ही नहीं, इसलिए मजबूरन उसे बेरीज खानी पड़ी। खुशकिस्मती से वो जहरीले नहीं थे। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उस रात कैरी गुफा में रुकी और रात को बारिश हो गई। कैट के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए एक लकड़ी से वो अपने लिए एक हथियार बना लेती है। अगली सुबह जब वो उठी तो आसपास उन्हें क्रिएचर्स की आवाज सुनाई दी, जो शायद पास में ही थे। इसके बाद कुछ आदिवासियों का पीछा करके उसने उनकी बातें सुनने की कोशिश करी, लेकिन तभी वो लोग उसे देख लेते हैं। वो उसका पीछा करने लगते हैं। कैट किसी तरह खुद से बचकर वहां से भाग गई। एक आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो आदमी शायद उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन कैट को उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो वहां से भाग गई और वो आदमी भी उसे जाने देता है। मगर कुछ आगे जाने पर उनके सामने वही आदिवासी आ गए। कैट ने लड़ाई की ट्रेनिंग भी ली थी, इसलिए वो उन्हें बड़ी आसानी से हरा देती है और उसके हथियार को लेकर वो वहां से आगे बढ़ी। कैट एक खतरनाक चट्टान पर चढ़ने लगी। रात में फिर से वो एक जगह रुकी जहां वो कैप्टन से बात कर रही थी। कैप्टन बहुत निराश थे क्योंकि पूरा दिन निकल गया था। वो सिर्फ 8 किलोमीटर का रास्ता ही तय कर पाई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो समय पर कैप्टन तक ना पहुंच सके, मगर कैप्टन उसे हिम्मत देते हैं। अगली सुबह कैट फिर से अपना सफर शुरू करती है। सुबह होने पर उसे कहीं से घोड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए उस आवाज का पीछा करती है। घोड़ा एक गुफा में फंसा था, जिससे उसे आजाद कर दिया था। जैसे कि हमने बताया कि ये जगह बिल्कुल पृथ्वी जैसी थी। खैर, राज क्या है वो जल्दी पता चल जाएगा। कैट देखती है कि घोड़ा किसी से डर रहा है। तब वो अचानक उसके सामने एक भयानक क्रिएचर आ जाता है, जो काफी विशाल था और काफी अलग भी था। कैट उस पर वार करती है, लेकिन इन हथियारों से उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए सही मौका देखकर उसके दिल पर तीर चलाती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। एक बार फिर से वो कैप्टन से संपर्क करती है, जो बताता है कि मेरा जख्म मुझे तकलीफ दे रहा है, ब्लड लॉस की वजह से शायद वो जिंदा न बच पाए। ये जानकर कैट पूरी रात सफर करती है और आखिर में वो कैप्टन तक पहुंच गई। उनकी हालत ठीक नहीं थी और ना ही वो चलने के काबिल थे। कैप्टन उससे कहते हैं कि मलबा ढूंढो और उसमें मेडिकल किट भी मिल जाएगा और वो डिवाइस भी, जिससे मैनशिप से संपर्क किया जा सकता है। कैट को यही सही लगा, इसलिए वो जहाज का मलबा ढूंढने निकल गई। रास्ते में उस पर कुछ क्रिएचर्स का हमला हो गया, जिससे बचने के लिए वो एक कड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो क्रिएचर्स भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और चोटी पर पहुंचकर कैट उन पर तीर चलाने लगती है, जिससे एक एक करके वो सभी नीचे गिरकर मर जाते हैं। कैट को भागने का मौका मिल गया था। थोड़ा आगे जाकर शिप का एक हिस्सा मिला, जिसके अंदर से वो मेडिकल टिप और डिवाइस ढूंढ निकालती है। इस डिवाइस की मदद से सिग्नल अपने मेन जहाज को भेज देती है। ये बात उसने अपने कैप्टन को भी बता दी, लेकिन कैट ने देखा कि कैप्टन के पीछे क्रिएचर्स खड़ा है। इसके बाद संपर्क टूट गया। वो समझ गई कैप्टन बहुत बड़े खतरे में है। वो भागकर उस जगह जाती है, लेकिन कैप्टन वहां नहीं थे और वहां बस खून के निशान थे। ये देखकर कैट को बहुत गुस्सा आता है। निशानों का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ रही थी, मगर अचानक उस पर एक क्रिएचर्स हमला कर देता है। कैट उससे लड़ने लगी, मगर क्रिएचर्स काफी शक्तिशाली था। उन कबीलों वालों में से एक वहां आदमी आया और कैट की मदद की। उन क्रिएचर्स को मारने के बाद वो वही आदमी जिसने कैट से बात करने की कोशिश की, यह अपने बाकी लोगों की तरह नहीं था, मगर फिर भी कैट वहां से भाग जाती है। भागते समय वो एक ट्रैप में फंस गई। आदमी जिसका नाम रोगन था, वो कैट को उस ट्रैप से छुड़ाता है। कैट उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। वो आदमी अपना मास्क उतार देता है। वो उसकी तरह एक इंसान ही था। रोगन बताता है कि उसे उसके दोस्तों के बारे में पता है और ये भी कि वो
उन 7 स्पेसशिप में से किसी एक शिप से आए हैं जो आज से 400 साल पहले पृथ्वी को छोड़कर निकले थे। असल में ये कोई एलियन ग्रह नहीं बल्कि पृथ्वी है, मगर 400 साल गुजर चुके हैं। पहले पृथ्वी जीने लायक नहीं थी, मगर अब ये ठीक हो रही है। ये जानकर कैट को काफ़ी हैरानी हुई। उसे वो वर्म हॉल से इन लोगों को वापस धरती पर पहुंचा दिया था। दरअसल रोगन अपनी बच्ची को बचाना चाहता था जिसे वो दरिंदे ले गए थे। रोगन बताता है कि उसने कबीले के लोगों पर हमला कर दिया था क्योंकि वो लोग इस ग्रह के नहीं थे और वो चाहे भी तो कबीले वालों को रोक नहीं सकता। लेकिन वो बताता है कि के साथियों को उसके कबीले वालों ने नहीं पकड़ा, बल्कि ये काम उन क्रिएचर्स का है। जिसके बाद वो लोग उस जगह से निकल पड़ते हैं। ये दोनों एक गुफा में पहुंचे। वो क्रिएचर्स इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। अंदर जाकर ये लोग उन क्रिएचर्स पर हमला कर देते हैं। कैट की एक दोस्त को क्रिएचर्स ने मार दिया था और वो उसे खाने लगे थे, मगर बाद में उसे अपने बाकी साथी मिल गए। वेस्टर्न उससे पूछता है कि उसे एक अनजान आदमी को मिशन में शामिल क्यों किया, तो कैट बताती है कि रोगन उनकी मदद कर रहा है। कैप्टन को भी वो दानव इस गुफा में ले आया था। कैट के पास अब मेडिकल किट थी, इसलिए वो एक डिवाइस का यूज करके उसकी हड्डी को वापस कैप्टन कैट को जिंदा देखकर खुश था और हैरानी तो तब उसे होती है जब कैट उसे बताती है कि हम पृथ्वी पर हैं। और तभी रोगन अपनी बेटी का हेलमेट मिला जिसे उसे लगता है कि शायद अब वो नहीं बची होगी, लेकिन कैट उसे ढूंढ लेती है। वो गुफा को स्कैन कर लेती है और पता लगा लेती है। इससे पहले कि वो सब यहाँ से निकलते, एक और क्रिएचर आकर उन पर हमला कर देता है, मगर ये लोग तादाद में इतने ज़्यादा थे कि इसलिए आसानी से उसे खत्म कर देते हैं। इनकी हलचल से गुफा टूटने लगती है। खैर रोगन अपनी बेटी को ढूंढ पाया। जैसे ही ये लोग गुफा से बाहर आए, रोगन के लोग वेस्टर्न को तीर मार देते हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। रोगन उन्हें समझाता है कि इन लोगों ने उसकी बेटी को बचाने में मदद की है, लेकिन कबीले का सरदार गगन की बात नहीं सुनता और वो लोग बात कर ही रहे थे तभी एक और क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और तब दोबारा इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में वो मॉन्स्टर और रोगन के कबीले वाले बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखकर सरदार कैट और उसके साथियों पर बम फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बम उसी के हाथों में फट जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। सरदार के मरने के बाद कबीले के बाकी लोग अपने हथियार डाल देते हैं। तब रोगन उन्हें समझाता है कि हमें इन लोगों के साथ देना चाहिए और वो सभी ये बात मान गए। कुछ दिनों बाद वो लोग देखते हैं कि एक विशाल अंतरिक्ष यान इस ग्रह पर लैंड कर रहा है। इसका मतलब है कि अब इंसान फिर से पृथ्वी को आबाद करेंगे और ऐसा समय आएगा जब ये दूसरी बार बर्बाद होगी। तो यही तक थी कहानी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब मिलेंगे